प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम आनंद यादव द्वारा रचित जूझ नामक पाठ के सार का अध्ययन करेंगे। आप सब ने अच्छे से समझना है, तो लीजिए प्रस्तुत है पाठ का सार। जूझ मराठी के प्रख्यात प्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई यथार्थ तथा उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। डॉक्टर आनंद यादव ने एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत चर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा। यह पाठ उसी उपन्यास से लिया गया है, उसी उपन्यास का हिस्सा है, जिसमें एक किशोर द्वारा, एक बालक द्वारा देखे गए और भोगे गए गंवई यथार्थ, छोटे से गांव की वास्तविकता और उसके रंगारंग परिवेश की, उसके रंगारंग वातावरण की अत्यंत विश्वसनीय जीवन की कहानी का वर्णन है। बच्चों, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। तो इस पाठ में किस तरह से लेखक या किशोर पढ़ने के लिए संघर्ष करता है और क्या क्या काम उसे करना पड़ता है, यह सब समझेंगे इस पाठ में। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक रखा है। अब लेखक पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए पाठशाला जाने से मना कर रखा है। उसके पिता सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। वे नाचने गाने वाली के कोठे पर भी जाते हैं। खुद कोई काम नहीं करते। स्वयं काम न करके लेखक को खेती के काम में लगा दिया था। खुद कोई काम नहीं करते थे, अपने बेटे को ही यानी लेखक को ही काम पर लगा दिया। लेकिन लेखक पढ़ना चाहता था। क्यों पढ़ना चाहता था? क्योंकि उसे लगता था कि खेती से कोई लाभ नहीं है, यानी खेती करने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि पढ़ने से उसे नौकरी मिल जाएगी, या नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ व्यापार कर सकेगा, यानी कोई न कोई व्यापार कर लेगा। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईंट पेरने के लिए कोल्हू चलाता। जब दिवाली का त्योहार निकल जाता तो लगभग 1 महीने तक लेखक कोल्हू चलाता, यानी गन्ने से कोल्हू द्वारा रस निकालता। क्यों निकालता? ताकि उसके पिता को गुड़ की अच्छी कीमत मिल जाए। एक दिन लेखक ने अपनी मां से पाठशाला जाने की इच्छा प्रकट की। एक दिन क्या हुआ, लेखक अपनी मां के पास गया और मां के पास जाकर के अपनी पढ़ाई की इच्छा उनके सामने रखी। मां भी चाहती थी कि उसका बेटा पढ़े, लेकिन पिता के गुस्से के कारण वह कुछ नहीं कह रही थी, चुप थी। लेखक ने एक तरीका बताया कि यदि दत्ताराव साहब पिताजी को समझाएं तो बात बन सकती है। अब ये दत्ताराव साहब कौन थे? ये उस छोटे से गांव के प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त, प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके सामने लेखक ने और उसकी मां ने जाकर सारी बात बताई। राव साहब समझदार थे, शिक्षा प्रेमी भी थे, इसलिए उनकी बातों से वे सारी बातें समझ गए। उन्होंने लेखक के पिता को डरा धमकाकर समझाया कि बेटे को पाठशाला भेजो। यदि तुम पाठशाला भेजने में असमर्थ हो तो स्वयं आनंदा को पाठशाला भेजेंगे। जब लेखक और उसकी मां दत्ताराव के पास जाकर सारी बातें बताते हैं, तो दत्ताराव लेखक के पिता के पास आकर उसे प्यार से डराकर या धमकाकर समझाने का प्रयास करते हैं कि वह लेखक को
विद्यालय भेजे और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर वह लेखक को पढ़ाने में असमर्थ है तो वे खुद उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार लेखक का पाठशाला में पुनः जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, मजबूत बना। लेखक दूसरे दिन पिताजी की कड़ी शर्तों के अनुसार विद्यालय गया। अब पिताजी ने लेखक को ऐसे ही विद्यालय नहीं भेज दिया, उसके सामने कुछ शर्तें रखी। कक्षा में सभी लड़के उसके लिए नए थे। कक्षा के शरारती बच्चों ने उसका उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया। कुछ लड़कों ने उसकी धोती खोलने की भी कोशिश की। कक्षा में उसकी दोस्ती बसंत पाटिल नाम के एक होशियार बच्चे से हुई, जो कि गणित में तेज था या होशियार था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने की कोशिश करने लगा ताकि वह भी होशियार बन सके। मास्टर उसे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मराठी भाषा के अध्यापक सोंदलगेकर से लेखक बहुत प्रभावित हुआ, यानी लेखक पर सबसे ज्यादा प्रभाव सोंदलगेकर नामक अध्यापक का पड़ा। क्यों पड़ा यह आगे समझें। पढ़ाते समय अध्यापक स्वयं रम जाते थे। जब वे पढ़ाने लगते तो कविता पाठ करने में या यूं कहीं पढ़ाने में लीन हो जाते थे। सुरीले कंठ, छंद और रसिकता के कारण लेखक उनसे प्रभावित हुआ। उनका कंठ इतना सुरीला था, इतनी मधुर आवाज थी कि हर कोई कविता पाठ को सुनकर, उनकी बातें सुनकर मुग्ध हो जाया करता था। इसलिए यहाँ कहा सुरीले कंठ, छंद और रसिकता के कारण लेखक उनसे प्रभावित हुआ। लेखक भी घर जाकर मास्टर साहब की तरह कविताएं रचने लगा। अर्थात मास्टर साहब भी कविताएं रचते थे और उन्हीं की तरह लेखक भी कविताओं की तुकबंदी करने लगा या कविताएं रचने लगा। अब लेखक का अकेलापन समाप्त हो गया था। अकेलापन कैसे समाप्त हुआ? जब व्यक्ति तुकबंदी करेगा, कविताएं बनाएगा तो कल्पना करेगा, क्योंकि कल्पना से ही मन में भाव उत्पन्न होते हैं और फिर उन भावों से कविता का निर्माण होता है। तो उस कल्पना ने लेखक का साथ देना शुरू कर दिया, इसलिए उसका अकेलापन समाप्त हो गया। अब वह खेत में पानी लगाते हुए, जानवरों को चराते हुए यानी पशुओं को चराते हुए कविता का निर्माण करने लगा। वह अपने आसपास के लोगों, अपने गांव, खेतों पर तुकबंदी करने लगा, कविता बनाने लगा। वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर साहब को दिखाने लगता। मास्टर साहब को ही क्यों दिखाता? क्योंकि मास्टर साहब ने ही उसे छंद, अलंकार, लय का ज्ञान कराया था। यानी मास्टर साहब ने ही उसको छंद, अलंकार और लय की जानकारी दी थी। केवल जानकारी ही नहीं दी, बल्कि साथ में दूसरे कवियों के काव्य संग्रह भी दिए। किस लिए दिए? ताकि उन काव्य संग्रहों को पढ़कर लेखक अपनी कविता की समझ को विकसित कर सके। कविता निर्माण, कविता की रचना कैसे होती है, उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सके, इसलिए काव्य संग्रह दिए थे। यह थी लेखक के जीवन के संघर्ष की कहानी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। कहने का भाव, जब भी कोई मुसीबत हमारे सामने आती है तो उससे घबराकर मुंह नहीं फेर लेना चाहिए, बल्कि उस मुसीबत का सामना करके उसे दूर भगाकर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा आपने पाठ को भी विस्तार से पढ़ना है, ताकि
पाठ से आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। धन्यवाद।